हे गाइस व्हाट्सअप वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टार्ट करने जा रहा हूँ केमिस्ट्री की एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रांच वो है आपका क्वांटम केमिस्ट्री। और ये जो कंटेंट मैंने तैयार किया हुआ है आपका फिजिकल केमिस्ट्री बाय लैडलर और क्वांटम केमिस्ट्री बाय लेवाइन और फिजिकल केमिस्ट्री बाय एटकिंस। ये तीन इंपॉर्टेंट बुक से मैंने इस कंटेंट को तैयार किया है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कैसे क्वांटम मैकेनिक्स इवॉल्व हुई और कौन कौन से साइंटिस्ट थे जो स्टार्टिंग के एक्सपेरिमेंट किए। ये सारी चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा और एकदम हम लोग बेसिक से समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से क्वांटम मैकेनिक्स आई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जब क्वांटम मैकेनिक्स की बात आती है तो दोस्तों बात शुरू होती है 1900 से। तो प्री 1900 एंड पोस्ट 1900। तो प्री 1900 तक हमारे पास जो थी वो थी आपकी क्लासिकल मैकेनिक्स। उसके बाद आई हमारी कौन सी क्वांटम मैकेनिक्स। तो जब भी डे टू डे ऑब्जेक्ट्स की बात आती है या फिर हम लोग इसकी अगर हम लोग इसके मोमेंटम के बारे में डिफाइन करते हैं डे टू डे ऑब्जेक्ट्स की और इनकी ट्रेजेक्टरी के बारे में बात करते हैं तो इनको इनको हम लोग किससे डिफाइन करते हैं, इनको हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स से डिफाइन करते हैं। और इसका जो फंडामेंटल लॉ है वो कौन सा लॉ है, न्यूटन्स लॉ। तो इससे हम लोग सारी चीजें इसकी डिफाइन कर सकते हैं। क्लासिकल मैकेनिक्स को अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन या एटम या मॉलिक्यूल्स इनकी ट्रेजेक्टरी के लिए अप्लाई करते हैं या इनकी मोमेंटम कैलकुलेशन के लिए हम लोग अप्लाई करते हैं तो ये यहाँ पे आके क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। वहां पे शुरुआत हुई आपकी किसकी, क्वांटम मैकेनिक्स की। और इसकी जो बेसिक इक्वेशन है वो कौन सी होती है, आपका श्रोडिंजर वेव इक्वेशन। श्रोडिंजर वेव इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करके कोई भी इंफॉर्मेशन हम लोग क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। ये एक मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट पे हम लोग लगाते हैं जबकि क्वांटम मैकेनिक्स को हम लोग लगाते हैं माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के ऊपर। जब क्लासिकल मैकेनिक्स की बात आती है तो कंटिन्यूअस एनर्जी लेवल्स की बात होती है। और जब भी क्वांटम की बात आती है तो वहां पे हम लोग डिस्क्रीट या हम लोग बोल सकते हैं क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल्स की बात करते हैं। क्या होते हैं कंटिन्यूअस एनर्जी लेवल्स और क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल, इसको हम लोग नेक्स्ट उसमें समझेंगे। और मैंने आपको बता दी यहाँ पे जो फंडामेंटल इक्वेशन है वो आपका न्यूटन्स लॉ है और यहाँ पे जो फंडामेंटल इक्वेशन है वो है आपका श्रोडिंजर इक्वेशन। तो इस पिक्चर से आप समझ सकते हैं क्या है आपका कॉन्टिन्यूस एनर्जी लेवल और क्या है आपका क्वांटाइज एनर्जी लेवल। ये रैबिट आप देख रहे होंगे, ये क्या कर सकता है, यहाँ से जब ये नीचे को उतारा ये कोई भी वैल्यू को ऑब्टेन कर सकता है। जबकि जब यहाँ पे आ रहा है तो ये केवल सर्टेन वैल्यूज को ही क्या कर सकता है, ऑब्टेन कर सकता है। आप देख सकते हैं तो यहाँ तो यहाँ या तो ये यहाँ पे आएगा या तो इसकी पोजीशन यहाँ पे आएगी या इस पोजीशन पे आएगा। तो आप देख सकोगे कि ये एनर्जी लेवल्स इस तरह से हैं। तो हम लोग इस टाइप के एनर्जी लेवल्स को बोलते हैं आपका क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल या आपको बोल सकते हैं या आप बोल सकते हैं डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स। जबकि यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये क्या है आपका कंटिन्यूअस एनर्जी लेवल्स। जब क्लासिकल की बात आती है तो हम लोग इस तरह के एनर्जी लेवल्स की बात करते हैं। जब हम लोग क्वांटम में आते हैं तो वहां पे हम लोग डिफाइन करते हैं डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स के बारे में। तो आगे बढ़ते हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज है, जब क्लासिकल मैकेनिक्स की बात आती है, जैसे मान लीजिए आपका क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग अगर आप किसी पार्टिकल को डिफाइन करते हैं तो पार्टिकल में आपको जब देखेंगे तो अगर पार्टिकल की आप अगर पोजीशन फिक्स करेंगे तो हमेशा अगर क्लासिकल मैकेनिक्स से अगर पार्टिकल की पोजीशन देखेंगे तो हमेशा यहीं पे आएगी। ओके, अगर आप 10 बार भी पार्टिकल को ढूंढेंगे तो पार्टिकल हमेशा यहीं पे आना चाहिए। बट एज ए क्वांटम मैकेनिक्स बोलते हैं कि पार्टिकल्स के साथ साथ यहाँ पे क्या होता है आपका, ये वेव भी एसोसिएटेड रहती है। ओके, तो जब वेव एसोसिएटेड रहेगी तो इसमें क्या आ जाएगा, एक स्प्रेड आ जाएगा। इंस्टेड ऑफ यहाँ पे एक फिक्स पोजीशन की इसमें क्या हो जाएगा, थोड़ा सा क्या हो जाएगा, स्प्रेड आएगा। तो इस तरह का आ जाएगा, इस तरह। तो हम लोग बोलते हैं यहाँ पे हम लोग बात करते हैं जब क्वांटम मैकेनिक्स की तो यहाँ पे प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच आती है। जबकि हम लोग क्लासिकल की बात करते हैं तो वहां पे एक डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच होता है। डिटर्मिनिस्टिक मतलब अगर आप 10 टाइम भी एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आपको सेम वैल्यूज मिलेगी। ओके, जैसे आप देख रहे हो कि यहाँ पे एक सिंगल लाइन आ रही है, ये सिंगल लाइन है और यहाँ पे भी आ रही है सिंगल लाइन। जबकि आप क्वांटम मैकेनिक्स की बात करेंगे तो यहाँ पे आप एक स्प्रेड दिखाएंगे डेल्टा एक्स का। ओके, तो आप समझ गए होंगे कि ये क्या आपका एक प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच है और ये क्या आपका डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच है। और आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो 1900 का टाइम था ये गोल्डन टाइम आप बोल सकते हैं जब क्वांटम मैकेनिक्स स्टार्ट हुई। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट हुए। दो इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट के बारे में आपके साथ डिस्कस करूंगा। पहला इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है वो आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और दूसरा इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है वो आपका ब्लैक बॉडी रेडिएशन। उसके बाद बहुत सारी चीजें आई जैसे एटॉमिक स्पेक्ट्रा आया, जिससे और डिफाइन हुआ कि जो एनर्जी लेवल्स होते हैं वो क्या होते हैं, कंटिन्यूस नहीं होते, क्वांटाइज्ड होते हैं। तो ये सारी चीजें आई। तो आज के इस लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में।
तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपने बहुत पहले से आपने पढ़ा होगा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और इसके बारे में। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है, जब हम लोग किसी भी मेटल सरफेस पे हम लोग क्या करते हैं, लाइट से इल्यूमिनेट करते हैं, तो यहाँ से क्या होते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, सरफेस से इजेक्ट होते हैं। तो आप देख रहे होंगे जब हम लोग इस पे लाइट डाल रहे हैं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जब हम इस पे डाल रहे हैं, तो यहाँ से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो रहे हैं। तो इन इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो आप देख रहे होंगे ये मेटल सरफेस है, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स को हम लोगों ने बोल दिया फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो जब इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं, तो इस इजेक्शन को समझने के लिए आपको जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके एनर्जी लेवल्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एनर्जी लेवल्स किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं एक मेटल में, ये आप समझ लीजिए। इलेक्ट्रॉन्स के जो एनर्जी लेवल्स हैं, ये है मान लीजिए आपके एनर्जी लेवल्स किसी भी मेटल में, जो इलेक्ट्रॉन्स के एनर्जी लेवल है इस तरह से। तो आप देख रहे होंगे जैसे जैसे हम लोग ऊपर को जाते हैं, तो एनर्जी लेवल्स के बीच का गैप क्या होता रहता है, आपका कम होता रहता है। ये गैप क्या हो रहा है, कम होता रह रहा है। यहाँ पे हम लोग जनरली इनफाइनाइट एनर्जी लेवल बोलते हैं, जहां पे आपका यहाँ से आगे क्या होना शुरू होगा, आपका एनर्जी लेवल्स क्या होते हैं, कंटिन्यूस होने शुरू हो जाएंगे। तो ये लास्ट आपका स्टेट है जहां पे क्या है, एनर्जी लेवल्स क्वांटाइज्ड है। तो जब इलेक्ट्रॉन क्या होता है, आप इस लेवल पे पहुंचेंगे, तब हम लोग बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इजेक्ट होगा। अदरवाइज हम लोग बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा, जो मेटल एटम है या फिर उसी के अंदर क्या रहेगा, ट्रैप रहेगा। तो ध्यान रखिए, इजेक्शन के लिए आपको ई इंफिनिटी तक जाना बहुत जरूरी है। तो चाहे आपका इलेक्ट्रॉन E1 में है, तो यहाँ से आपको पहला काम है कि इंफिनिटी तक ले जाना, तभी जाके आपका इलेक्ट्रॉन क्या होगा, कंप्लीटली मेटल से क्या होगा, इजेक्ट होगा। अगर आप E3 तक की एनर्जी देंगे, तब भी हम लोग बोलेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन है वो मेटल से इजेक्ट नहीं हुआ है। से आपका क्या होना शुरू हुआ है, कंटिन्यूस एनर्जी लेवल शुरू हो रहे हैं। तो इसके जो बॉटम वाला पार्ट है, यहाँ तक ले जाना बहुत जरूरी है। और मैंने आपको यहाँ पे एक चीज बता दी कि जो एनर्जी लेवल्स का जो गैप हो, वो क्या होता रहता है, आपका कम होता रहता है। ओके। और जब आपकी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, ये जो कंटिन्यूस एनर्जी लेवल जहां से शुरू हो रहा है उसके ज्यादा होगी, तभी जाके आपका इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इजेक्ट होगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि मैं एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था, वहां पे बहुत अच्छे से इन्होंने लिखा नहीं था कि इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ है, क्या हुआ। उन्होंने बोला कि जब हम लोग किसी हाइड्रोजन एटम पे क्या बोलते हैं, एक फोटोन डालते हैं, तो इलेक्ट्रॉन मूव करके थर्ड एनर्जी लेवल पे जाता है। तो उसके बाद इन्होंने बोला कि यहाँ पे एक और फोटोन को डाल रहे हैं और थर्ड एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होके उसकी काइनेटिक एनर्जी दे दी उन्होंने सीधे सीधे। तो ध्यान रखिए, जब इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा उसके बाद ही हम लोग उसकी काइनेटिक एनर्जी का जिक्र करेंगे, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी वाला पोर्शन आ जाता है इस कंटिन्यूस लेवल के आस। जब कंटिन्यूस लेवल की बात होती है, तो वहां पे आ जाती है आपकी इसकी कौन सी, काइनेटिक एनर्जी। तो अगर आप देखेंगे इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने में, अगर जो फोटोन की एनर्जी है, जब किसी मेटल सरफेस पे आप लाइट डाल रहे हैं, तो मेटल सरफेस पे जब लाइट से आप इल्यूमिनेट कर रहे हैं, तो इसमें दो चीजें हो रही है। एक हो रहा है, इलेक्ट्रॉन को यहाँ से हम लोग को क्या करना है, ई इंफिनिटी एनर्जी लेवल पे ले जाना है, उसके बाद ही क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा। और ये जो रेस्ट ऑफ एनर्जी होगी फोटोन की, एच न्यू, ये क्या होगी, बाद में काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में आएगी। तो जो टोटल एनर्जी है आपका, ये दो चीजों में आपका वेस्ट हो रही है। एक है आपका इलेक्ट्रॉन को यहाँ से आपका यहाँ तक ले जाना, और उसके बाद उसकी जो रिमेनिंग एनर्जी होगी वो किस फॉर्म में आएगी, आपका काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में आएगी। तो इससे हम लोग देखते हैं, देखिए जो मिनिमम एनर्जी है, आपको जो इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ इजेक्ट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए, यहाँ से आपका यहाँ तक, इसको बोलते हैं आपका वर्क फंक्शन, मिनिमम एनर्जी टू कॉज फोटो इजेक्शन। तो क्या आप देख रहे होंगे, ई कॉन्टिन्यूस माइनस E1, ये आ गया एच न्यू मिनिमम। ये मिनिमम इतनी फ्रीक्वेंसी की जरूरत है आपको, तभी आपका इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इजेक्ट होगा। काइनेटिक एनर्जी मैंने आपको बताया, जो रिमेनिंग एनर्जी है वो किस फॉर्म में आएगी, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में आएगी। मान लीजिए आपने एक फोटोन डाला, यहाँ से ये फोटोन आपने मेटल सरफेस पे डाला और इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेके यहाँ चला गया, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगी, इसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, और यहाँ से यहाँ तक इसका क्या कहलाएगा, वर्क फंक्शन कहलाएगा, W। तो आप समझ रहे होंगे, जो एच न्यू है, जो आपका एच न्यू है, वो दो चीजों में डिस्ट्रीब्यूट हुआ, एच न्यू नॉट बोलते हैं, जो आपका वर्क फंक्शन है, प्लस हाफ mv²। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कब आपका इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, इजेक्शन होगा, और कब उसकी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में आएगी। तो आगे बढ़ते हैं। तो प्रॉब्लम कहाँ थी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में समझने में, तो ये तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो पजल कर रहा था उस समय पे 1900 की बात कर रहा हूं मैं। वहां पे कुछ भी क्लियर नहीं था, वहां तब हम लोग पूरा का पूरा चीजें क्लासिकल मैकेनिक्स से डिफाइन कर रहे थे। और आपको पता होगा क्लासिकल मैकेनिक्स के हिसाब से हम लोग जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बात करते हैं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में हम लोग बोलते हैं कि जब हम लोग इसकी
इंटेंसिटी इंक्रीज करते हैं। मान लीजिए आपका ये इंटेंसिटी क्या कर रहे हो आप, इसकी इंक्रीज कर रहे हो, तो इसकी एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ये क्योंकि ये कंटिन्यूअस सोर्स ऑफ एनर्जी माना जाता था, तो हम लोग बोलते थे कि जैसे जैसे आपके इसकी इंटेंसिटी इंक्रीज होगी तो एनर्जी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो होना क्या चाहिए था, मान लीजिए आपके डिफरेंट मेटल है, मेटल 1 है और ये मेटल 2 है। तो यहाँ पे जब आप इलेक्ट्रॉन ये डाल रहे हो, फोटोन डाल रहे हो, जब यहाँ पे भी आप क्या डाल रहे हो, लाइट डाल रहे हो मान लो, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो इजेक्ट हो रहा है और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है, तो ये देखा गया कि मेटल दोनों जो मेटल है, इन दोनों मेटल में जो फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्शन के लिए जो एनर्जी चाहिए था वो अलग अलग चाहिए थी। जबकि होना क्या चाहिए था, एनर्जी तो हमारा इंटेंसिटी डिपेंडेंट है ना। अगर अगर आप क्लासिकल मैकेनिक्स से देखेंगे तो एनर्जी हमारा किससे डिपेंडेंट है, इंटेंसिटी। तो होना क्या चाहिए था, ये मेटल है, मान लीजिए इसके लिए कम एनर्जी चाहिए तो कम इंटेंसिटी से काम होना चाहिए था, और ये मेटल है, इस पे ज्यादा इंटेंसिटी डालते तो ये इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करना चाहिए था। लेकिन ये देखा गया कि इंटेंसिटी का कोई रोल नहीं आ रहा है, तो ये फ्रिक्वेंसी का रोल आ रहा था। ओके, तो ये देखा गया कि जो डिफरेंट मेटल्स हैं उनके लिए क्या चाहिए थी, डिफरेंट मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए थी, इसके लिए फोटो इजेक्शन के लिए, फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्शन। ओके, और सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो पजल कर रहा था उस टाइम पे, ये इंटेंसिटी इंक्रीज करने पे क्या हो रहा था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे थे, इंक्रीज हो रहे थे, जबकि काइनेटिक एनर्जी पे कोई भी इफेक्ट नहीं हो रहा था। ये सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो उस समय पे क्या कर रहा था, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। और थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट था, जैसे जैसे हम लोग फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे थे, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पे क्या हो रहा था, आपका इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही थी, जबकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा। ये तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट काफी ज्यादा उस समय परेशान कर रहे थे, और इसको किस किस लोगों ने, किन किन लोगों ने इसके एक्सपेरिमेंट किए वो आपको बताता हूँ। तो पहला जो एक्सपेरिमेंट किया गया वो था आपका फिलिप लेनार्ड, हेनरिक हर्ट्ज के स्टूडेंट थे। हेनरिक हर्ट्ज, आपने नाम सुना होगा इनका, हर्ट्ज जो फ्रीक्वेंसी यूनिट है इन्हीं के नाम पे दी जाती है। तो ये इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया इंटेंसिटी वर्सेस फोटो इलेक्ट्रॉन का जो इजेक्शन है। तो इन्होंने क्या किया, देखिए आप, ये मेटल सरफेस पे क्या कर रहे थे, लाइट को डाल रहे थे और फोटो इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन देख रहे थे। देखिए आप यहाँ पे क्या किया, इन्होंने 5 फोटॉन्स को मेटल सरफेस पे डाला, तो इन्होंने देखा कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो रहा है, इजेक्शन हो रहा है, 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इजेक्ट हो रहे हैं। जबकि अगर आप इंटेंसिटी डिक्रीज कर रहे थे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे मान लीजिए एक फोटोन डाला तो एक ही इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है। तो यहाँ इन्होंने देखा कि इंटेंसिटी क्या है आपका, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये एक इंपॉर्टेंट चीज जो इन्होंने ऑब्जर्व की कि इंटेंसिटी बढ़ाने पे क्या हो रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहा है। लेकिन एक और चीज इन्होंने देखा कि अगर लो फ्रीक्वेंसी का, अगर हम लोग यहाँ पे डाल रहे हैं, रेडिएशन डाल रहे हैं या लाइट डाल रहे हैं, तो यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन्स क्या नहीं हो रहे हैं, इजेक्ट नहीं हो रहा है। तो इन्होंने बोला कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, इससे ऊपर ही ये इफेक्ट दिख रहा है। आप समझ लीजिए कि यहाँ पे आप एक फ्रीक्वेंसी का डाल रहे हैं आप रेडिएशन एच न्यू नॉट, तो इस केस में क्या नहीं हो रहा, आपका कोई भी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं हो रहा है। जब आप फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर रहे हैं तब ये दोनों इफेक्ट क्या कर रहे हैं, इन्होंने ऑब्जर्व किए। तो ध्यान रखिए, जो इनका जो इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हो रहा था वो एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी से हायर फ्रीक्वेंसी पे हो रहा था, जबकि लो फ्रीक्वेंसी पे कोई भी इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन नहीं हो रहा था। ये इंपॉर्टेंट चीज ऑब्जर्व की इन्होंने, फिलिप लेनार्ड ने। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इनका एक्सपेरिमेंट को। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, जैसे यहाँ पे देखिए आप 4 फोटॉन्स को डाला मेटल सरफेस पे, यहाँ पे आप देखिए 4 फोटॉन को ये मेटल सरफेस पे डाल रहे हैं, तो यहाँ से 4 इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो रहे हैं। जबकि अगर आप 2 फोटॉन्स को अगर आप मेटल सरफेस पे डालेंगे, या लाइट को यहाँ पे 2 फोटॉन डाल रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, इजेक्ट हो रहे हैं। तो आपने देखा कि इंटेंसिटी, जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, इंटेंसिटी को डिक्रीज कर रहे हैं, इंटेंसिटी को डिक्रीज करने पे क्या हो रहा है, आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी क्या हो रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं। जबकि इंटेंसिटी इंक्रीज कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स भी क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन था किसका, फिलिप लेनार्ड का। एक और इंपॉर्टेंट टर्म आएगा इसमें, स्टॉपिंग पोटेंशियल। मैं आपको डिफाइन करना चाहूंगा कि क्या होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। देखिए आप यहाँ पे जब लाइट डाल रहे हैं मेटल सरफेस पे, तो यहाँ से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, इजेक्ट हो रहे हैं, और किसकी तरफ जा रहा है, आपका ये पॉजिटिव पोटेंशियल की ओर जा रहे हैं। यहाँ पे अगर आप पॉजिटिव पोटेंशियल लगाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होंगे और यहाँ पे आ जाएंगे मेटल सरफेस पे। तो इस कंडीशन में क्या होगी, सर्किट कंप्लीट होगा और करंट क्या हो जाएगी, फ्लो होगी। अगर यहाँ पे आप क्या करते हैं, अपोजिंग नेगेटिव वोल्टेज लगाते हैं, तो क्या होगा आपका नेगेटिव वोल्टेज, इफ द अपोजिंग वोल्टेज इज नेगेटिव इनफ, तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, टर्न अराउंड हो जाएगा बिफोर रीचिंग टू द
कलेक्टर प्लेट, तो यहाँ पे पहुंच ही नहीं पाएगा वो कलेक्टर प्लेट पे। इसकी वजह से क्या हो जाएगी, आपकी करंट क्या हो जाएगी, धीरे धीरे कम होती रहेगी और एक बार क्या हो जाएगी, आपका कोई भी करंट फ्लो, सर्किट कंप्लीट नहीं होगा और करंट फ्लो नहीं होगी। ओके, तो करंट को जीरो करने के लिए जितनी पोटेंशियल की जरूरत होती है, हम लोग बोलते हैं इसको एक तरह से स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल एक तरह से आपका नेगेटिव पोटेंशियल है जो हम लोग अप्लाई कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉन को स्लो डाउन करने के लिए बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये किस पे डिपेंड करेगा, अगर इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी तो आपको ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल की जरूरत पड़ेगी, ज्यादा आपको नेगेटिव पोटेंशियल लगाना पड़ेगा। अगर आपका इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कम है तो आपको कम स्टॉपिंग पोटेंशियल आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो आप समझ रहे होंगे कि एक तरह से स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पे डिपेंड कर रहा है, स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड कर रहा है आपका काइनेटिक एनर्जी के, डायरेक्टली है आपका काइनेटिक एनर्जी। एक तरह से ध्यान रखिए, कभी भी आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया रहता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल अगर -x वोल्ट दिया है तो आपका काइनेटिक एनर्जी सिंपली आप लिख सकते हैं x इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, ध्यान रखिए, ये इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे आगे। तो क्या होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल आप समझ चुके होंगे, और इससे रिलेटेड कई बार कई एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे देखिए क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी पूछा है। तो इन्होंने बोला कि इफ इट रिक्वायर एन अपोजिंग वोल्टेज ऑफ -0.5 वोल्ट, अगर अपोजिंग वोल्टेज अगर -0.5 वोल्ट है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी फोटो इलेक्ट्रॉन की। तो अभी मैंने आपको बताया कि अगर अपोजिंग वोल्टेज -0.5 वोल्ट है तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा आपका 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कैसे कन्वर्ट करना है ये आपको आता होगा, 1.6 इंटू 10⁻19 से आप मल्टीप्लाई कर दें। अब बात आती है दोस्तों नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट की, वो था आपका रॉबर्ट मिलिकन का। रॉबर्ट मिलिकन का एक एक्सपेरिमेंट था। इन्होंने क्या किया, जैसे आपने देखा कि फिलिप लेनर्ड ने क्या किया, इंटेंसिटी के साथ इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन देखा। इन्होंने क्या किया, फ्रीक्वेंसी चेंज की, फ्रीक्वेंसी को क्या किया, चेंज किया। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये मेटल सरफेस पे इन्होंने क्या डाली, ब्लू लाइट डाली, ब्लू लाइट, और यहाँ पे आप देख रहे हैं मेटल सरफेस पे इन्होंने कौन सी डाली, रेड लाइट, मींस लो एनर्जी की लाइट डाल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, इंटेंसिटी क्या है, दोनों के केस में सेम है। यहाँ पे भी आप 4 फोटोन डाल रहे हैं, यहाँ पे भी आप 4 फोटोन डाल रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो रहे हैं, इस तरफ को आ रहे हैं मेटल सरफेस को, और यहाँ पे भी क्या हो रहे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। लेकिन देखिए आप यहाँ को मूव हो गए, इसमें क्या हुआ, आपका लो काइनेटिक एनर्जी के फोटो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे। आपका जो अपोजिंग वोल्टेज है वो इतना ज्यादा है कि इसको क्या कर रहा है, डायरेक्शन इसकी क्या कर दी, रिवर्स कर दी। लीजिए काइनेटिक एनर्जी क्या है इन इलेक्ट्रॉन्स की, बहुत ही कम है, जिसकी वजह से वो रिवर्स डायरेक्शन में मूव करना शुरू हो गए। अब ये कैसे पता चला, इसका पता चला आपका अपोजिंग वोल्टेज से। मैंने अभी आपको बताया कि अपोजिंग वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, काइनेटिक एनर्जी के। तो जितना अपोजिंग वोल्टेज हमने यहाँ पे लगाया था, सेम अपोजिंग वोल्टेज जब हमने यहाँ पे अप्लाई किया तो ये क्या कर दे रहा है, इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन को क्या कर दे रहा है, रिवर्स कर दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो डिक्रीज कर गई है कंपेयर टू इसकी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जब हम हायर फ्रीक्वेंसी की जब लाइट डाल रहे हैं तो इसमें ज्यादा काइनेटिक एनर्जी के इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं। जब हम लोअर फ्रीक्वेंसी की लाइट डाल रहे हैं तो उसमें क्या हो रहा है, लोअर एनर्जी के क्या हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स, काइनेटिक एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, इजेक्ट हो रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन था किसका, रॉबर्ट मिलिकन का। तो इन्होंने एक और चीज बोली कि स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल वेदर इट विल बी डिपेंड ऑन, स्टॉपिंग पोटेंशियल इट विल डिपेंड ऑन इंटेंसिटी और नॉट। अब आप लोग बता सकते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल मैंने अभी अभी बताया कि काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड करता है, या काइनेटिक एनर्जी आपका एक तरह से इसको डिफाइन कर रही है स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो ये इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा, ये बिल्कुल भी इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि इंटेंसिटी की वजह से क्या होता है, आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होते हैं जबकि उनकी काइनेटिक एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं आता है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। और सेकंड इंपॉर्टेंट क्या था पजल, ये मैंने आपको पहले बताया था कि जब हम लोग क्या मानते थे कि जो एज ए क्लासिकल मैकेनिक्स हम लोग बोलते थे कि जितनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी उतनी ज्यादा क्या होगी, एनर्जी होगी। ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या हो गया, पूरी तरह से फेल हो गया था। व्हाई डोंट इलेक्ट्रॉन गेन मोर एनर्जी, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहा है आपका, लेनार्ड के एक्सपेरिमेंट में क्या हो रहा था, जैसे जैसे हम लोग क्या हो रहे थे, इंटेंसिटी इंक्रीज कर रहे थे, एनर्जी चेंज नहीं हो रहा था। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि क्यों नहीं इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी चेंज हो रही है। एक और चीज आप यहाँ पे कर्व से भी समझ सकते हैं क्या क्या चीजें अभी तक हम लोगों ने ऑब्जर्व की। इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है, अभी मैंने आपको बताया वो किस पे डिपेंड कर रही है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रही है। लेकिन वो फ्रीक्वेंसी भी कितनी होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। उसके बाद क्या हो रही है, लीनियरली इंक्रीज कर रही है।
जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हो उसकी वजह से क्या हो रहा है, आपका काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है। लेकिन ये जीरो से शुरू नहीं हो रही है, ध्यान रखिए। और सेकंड इंपॉर्टेंट जो ग्राफ है वो आपका इंटेंसिटी वर्सेस क्या है, काइनेटिक एनर्जी। अभी मैंने आपको बताया था कि इंटेंसिटी का काइनेटिक एनर्जी में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन उसके लिए भी एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था कि फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए आपका, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करने के लिए क्या होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होनी चाहिए। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए तीसरा ग्राफ है लाइट की फ्रीक्वेंसी वर्सेस क्या है, फोटो इलेक्ट्रॉन, फोटो करंट। अभी मैंने आपको बताया कि जब आप फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं तो फ्रीक्वेंसी चेंज करने पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी चेंज होती है, जबकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, सेम रहते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे कोई इफेक्ट नहीं होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या है, सेम है। करंट क्या रहेगी आपकी, सेम रहेगी। और चौथा है आपका लाइट इंटेंसिटी। लाइट इंटेंसिटी इंक्रीज करने पे क्या हो रहा है, आपका करंट क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ये चार इंपॉर्टेंट ग्राफ हैं जो दोस्तों पूछे जाते हैं कई सारे एग्जाम से। और रॉबर्ट मिलिकन के जो एक्सपेरिमेंट था उससे इन्होंने ये भी ग्राफ भी ड्रॉ किया जो काइनेटिक एनर्जी का। अभी मैंने आपको बताया था कि जो एच न्यू है, जो फोटोन की जो एनर्जी है, वो दो चीजों में डिस्ट्रीब्यूट होती है, एच न्यू। वो है आपका वर्क फंक्शन प्लस क्या है आपका, हाफ एम वी स्क्वायर। ये जो इक्वेशन है, अगर आप इस काइनेटिक एनर्जी को लेफ्ट साइड में ले जाएंगे तो ये माइनस में आएगी, तो अगर प्लस में लाना चाहेंगे तो ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी माइनस डब्ल्यू प्लस एच न्यू। तो आप देख रहे होंगे जो ये स्लोप है आपका एच, ये पॉजिटिव स्लोप है एच, और जो वर्क फंक्शन है आपका डब्ल्यू, ये माइनस डब्ल्यू है। तो ये माइनस वाई एक्सिस को कट करेगा, वाई इंटरसेप्ट है आपका यहाँ पे। तो वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू जो आई वो कितनी थी आपका, एच न्यू नॉट, एच न्यू नॉट, इसको हम लोग बोलते हैं वर्क फंक्शन। और देखिए आप डिफरेंट मेटल के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है, अलग अलग। ये सारी चीजें एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे रॉबर्ट मुलिकन और कौन, फिलिप लेनार्ड। फाइनली इसको एक्सप्लेन किया किसने, आइंस्टाइन। दोस्तों 1905 से पहले एक जो लाइट का जो हम लोग बोल सकते हैं कि यूजुअल कंसेप्शन था, वो था कि आपका जो एनर्जी होती है लाइट में, वो हम लोग क्या कहते थे कि जो लाइट की जो एनर्जी है वो डिस्ट्रीब्यूटेड रहती है ओवर द स्पेस थ्रू विच इट प्रोपेगेट्स। ओके, एनर्जी को हम लोग मानते थे कि डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी है ओवर द स्पेस थ्रू विच इट प्रोपेगेट्स। अगर हम लाइट की जो एनर्जी है अगर उसको डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में मानेंगे तो इससे हम लोग, उन्होंने बताया 1905 के पेपर में आइंस्टीन ने बताया कि अगर आप ऐसा मानते हैं जो एनर्जी है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हम लोग इससे फिलिप लेनार्ड के एक्सपेरिमेंट और जो रॉबर्ट मिलिकन के एक्सपेरिमेंट्स हैं उनको हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो उन्होंने क्या बोला कि जो लाइट की जो एनर्जी है, उन्होंने बोला कि जो लाइट से जो एनर्जी आ रही है ये डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द स्पेस नहीं होता है थ्रू विच इट प्रोपेगेट। ये क्या होता है, एक छोटे से उसमें कॉन्सेंट्रेट रहता है। तो इस जो कॉन्सेंट्रेटेड एनर्जी का जो पैकेट है, इसको इन्होंने बोला फोटॉन्स, फोटॉन्स। अगर आप फोटॉन्स की एनर्जी की बात करेंगे तो फोटोन की एनर्जी होती है आपका एच इंटू न्यू। अगर आपको फोटोन की एनर्जी चेंज करनी है तो आप फ्रीक्वेंसी को चेंज करके आप क्या कर सकते हैं, फोटोन की एनर्जी को चेंज कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन था किसका, आइंस्टाइन का। और इन्होंने एक और चीज बताई कि अगर आपको इंटेंसिटी चेंज करनी है, इंटेंसिटी चेंज करने का मतलब होता है आपका नंबर ऑफ फोटॉन्स चेंज करना है। ध्यान रखिए, इंटेंसिटी का मतलब था नंबर ऑफ फोटॉन से, और अगर आपको फोटॉन की एनर्जी चेंज करनी है तो आप क्या होगा, फ्रीक्वेंसी से ही क्या होगा आपका फोटॉन की एनर्जी चेंज होगी। उन्होंने बताया कि जो लाइट की एनर्जी है इज अवेलेबल इन पैकेट्स, दैट पैकेट इज कॉल्ड एज ए फोटॉन। और हर एक फोटॉन की एनर्जी क्या होगी आपका, एच न्यू। फिलिप लेनार्ड के एक्सपेरिमेंट में क्या हो रहा था, जैसे जैसे वो इंटेंसिटी चेंज कर रहे थे, इंटेंसिटी में मैंने अभी बताया आपको नंबर ऑफ फोटॉन्स चेंज करने। मान लीजिए आपके पास 4 फोटॉन्स हैं, इनकी एनर्जी क्या है, एच न्यू। यहाँ पे भी है एच न्यू, इस फोटोन की एनर्जी भी एच न्यू, इस फोटोन की भी एनर्जी एच न्यू। अगर आप 4 फोटॉन्स को मेटल सरफेस पे डाल रहे हैं तो यहाँ से कितने इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो रहे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं। तो मेटल सरफेस के लिए आपकी दो चीजें फिक्स हो गई, एक तो आपका फोटोन की एनर्जी फिक्स हो रही है यहाँ पे एच न्यू, और इसके लिए वर्क फंक्शन भी क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। तो हर एक इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी। तो इसको लेके इन्होंने एक्सप्लेन किया। अगर आप देखिए, अगर आप इंटेंसिटी इंक्रीज करते हैं, इंटेंसिटी इंक्रीज करने का मतलब इन्होंने बताया कि एनर्जी चेंज नहीं होगी, नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज होंगे। मान लीजिए आपके 4 की जगह अगर आप 6 फोटॉन डालते हैं तो ये क्या बोल सकते हैं हम लोग, इंटेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। इस केस में क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, ज्यादा आएंगे, 6 आएंगे। और एच न्यू ये अभी भी क्या है, एच न्यू सेम एनर्जी है, या बोल सकते हैं आप सेम फ्रीक्वेंसी है। तो क्या रहेगा, आप देखिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे
तो सेम एनर्जी का फोटोन डाल रहे हो तो डब्ल्यू भी क्या है, अभी भी सेम मेटल सरफेस पे डाल रहे हैं, डब्ल्यू सेम रहेगी, तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो ये इंपॉर्टेंट जो पॉइंट था उनका कि जो एनर्जी है वो क्या नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, बल्कि एक छोटे से एरिया में क्या कॉन्सेंट्रेटेड है। ये पूरी की पूरी एनर्जी क्या हो रही है, ट्रांसफर हो रही है किसको, इलेक्ट्रॉन को। जो इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, इजेक्ट हो रहा है। तो इसी की बेसिस पे उन्होंने एक्सप्लेन किया किसका, रॉबर्ट मिलिकन का भी एक्सपेरिमेंट। रॉबर्ट मिलिकन ने क्या देखा था कि जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं, तो मान लीजिए आप चार, आपके पास 4 फोटोन है, ये 4 फोटोन है, और आप किसी मेटल सरफेस पे आपको इसको डाल रहे हैं। तो मेटल सरफेस पे जब आप फोटोन को डाल रहे हैं तो ये आपका क्या है, वर्क फंक्शन है W, और इसके बाद रिमेनिंग एनर्जी किस फॉर्म में आएगी, आपका काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में आएगी। अगर आप ये फोटोन है मान लीजिए सारे एच न्यू के, एच न्यू एच न्यू एच न्यू, 4 फोटोन है, तो यहाँ से कितने इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे। ओके, एच न्यू 1 लिख देता हूँ, न्यू 1 फ्रीक्वेंसी के 4 फोटोन है, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हुए विथ सम काइनेटिक एनर्जी। अगर आप इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज करोगे, फ्रीक्वेंसी चेंज करने का मतलब क्या हो गया, आपका एनर्जी चेंज करना। तो ये मान लीजिए आपका एच न्यू 2 है, अगर आपने फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी मान लीजिए, तो ये डब्ल्यू तो फिक्स है। तो जब आप इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे या एनर्जी चेंज करोगे तो डब्ल्यू तो चेंज नहीं हो रहा है, मेटल सेम है। तो कहाँ जाएगी रिमेनिंग एनर्जी, रिमेनिंग एनर्जी किस फॉर्म में जाएगी, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में जाएगी। तो आप देख रहे होंगे जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रहे हैं, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या हो रहा है, आपका इंक्रीज हो रहा है। तो आप समझ गए होंगे कि आइंस्टीन ने इसको किस तरह से एक्सप्लेन किया। देयर इज ए मिनिमम एनर्जी डब्ल्यू नीडेड टू डिसलॉज एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। कल मैंने आपको बताया था ये मिनिमम एनर्जी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन बोलते हैं। इसको हम लोग किससे लिखते हैं, एच न्यू नॉट से लिखते हैं। अगर आपका, अगर फोटोन की एनर्जी इस एनर्जी से कम है, एच न्यू नॉट से, या वर्क फंक्शन से कम है, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन क्या नहीं होगा, इजेक्ट नहीं होगा। तो मिनिमम क्या होना चाहिए आपका, इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए क्या होना चाहिए, जो फोटोन की एनर्जी है वो वर्क फंक्शन से क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। और जो ज्यादा एनर्जी होगी किस फॉर्म में जाएगी, वर्क फंक्शन से जितनी ज्यादा एनर्जी होगी वो किस फॉर्म में जाएगी, आपका काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में ट्रांसफर होगी। तो ध्यान रखिए। और इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब क्या है, मैंने आपको बता दिया कि जैसे जैसे आप इंटेंसिटी बढ़ाएंगे, नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ाना है, नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ाने पे क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, इजेक्ट होंगे। ये था दोस्तों आइंस्टीन का पूरा एक्सप्लेनेशन। और इसी एक्सप्लेनेशन की वजह से इनको क्या मिला गया, बाद में नोबेल प्राइज दिया गया। इस 1905 को आप बोल सकते हैं मिराकल ईयर। यहाँ पे आइंस्टीन ने लगातार 4 इंपॉर्टेंट पेपर पब्लिश किए। तो ये था दोस्तों फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जहाँ पे हम लोगों ने पूरा समझा फिलिप लेनार्ड का एक्सपेरिमेंट, और यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया रॉबर्ट मिलिकन का एक्सपेरिमेंट। फाइनली आइंस्टाइन ने इसको किस तरह से इसको डिस्क्राइब किया वो भी मैंने आपको बताया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है। अब अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे आपको और डिस्कस करेंगे, उसमें हम लोग ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको बाय बाय।